और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। आईआईटी बॉम्बे के एक तालिब इल्म ने 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसे आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इसकी उम्र 27 साल बताई गई है। वो मास्टर्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस को हॉस्टल से सुसाइड नोट यानी खुदकुशी नोट भी मिला है। इब्तिदाई जांच के मुताबिक तालिब इल्म जहनी तनाव का शिकार था। उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो अहम खबर, आईआईटी बॉम्बे के एक तालिब इल्म ने 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस स्टूडेंट की जो खुदकुशी है उसके ताल्लुक से कुछ और जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये एमपी का रहने वाला छात्र है, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। और आज सवेरे तकरीबन 4:30 बजे ये 7वीं मंजिल से बॉम्बे आईआईटी के इमारत से उड़ी मार करके इसने आत्महत्या कर ली। मौके पर मुंबई पुलिस जब पहुंची तो जांच शुरू की तो इसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने ये बात का जिक्र किया है कि पिछले कई दिनों से वो मानसिक तौर पर परेशान था और पुलिस को अभी तक इसमें कोई दूसरा एंगल नहीं मिल पाया है। क्या आत्महत्या के पीछे सिर्फ ये मानसिक रूप से प्रताड़ित था, परेशान था, यही एक वजह है या दूसरा अन्य वजह है? उसकी जांच जो है मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। सुबह हादसे की जानकारी मिलते ही इस छात्रा को जो है मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल जो बॉम्बे आईआईटी से नजदीक है वहां पर ले जाया गया था, लेकिन वहां पर मौके पर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल आगे की जो प्रक्रिया उसे पूरी की जा रही है। जो छात्रा के परिजन है उनकी इस बात की जानकारी दे दी गई है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, 14 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के मामले से जुड़ी हुई मरकजी इलेक्शन कमीशन की इस सिलसिले में आज अहम मीटिंग है। आपको बताया कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की दरख्वास्त पर यह मीटिंग तलब की गई है। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी इसकी दरख्वास्त की थी। दरअसल 16 फरवरी को गुरु रविदास का यौम पैदाइश है। एससी कम्युनिटी के अक्सर लोगों के वाराणसी जाने का इम्कान है। तो अहम खबर 14 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के मामले से जुड़ी है, जिसमें मरकजी इलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल ईसी की मीटिंग आज होने वाली है। दरअसल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दरख्वास्त पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी इसकी दरख्वास्त की थी। 16 फरवरी को गुरु रविदास का यौम पैदाइश है और एससी तबके के अक्सर लोगों के वाराणसी जाने का इम्कान है और इसी को देखते हुए 14 फरवरी की तारीख को जो इंतखाबात हैं उसके ताल्लुक से ये दरख्वास्त सभी पार्टियों ने वहां पंजाब में दाखिल की थी और इसी पर अब हतमी फैसला आना है। तो 16 फरवरी को सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे विनीत झा। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है क्योंकि तकरीबन सभी पार्टियों ने ये अपील की है इलेक्शन कमीशन से। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं पंजाब चुनाव को लेकर के, गुरु रविदास जयंती को लेकर के जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपील की है, इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर के एक बड़ी बैठक चल रही है। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि सभी पार्टियों का कहना है कि जिस तरह से मैं गुरुदास जयंती को लेकर के पंजाब में लोगों की भावना जुड़ी रहती है, पंजाब के लोग जिस तरह से गुरु रविदास जयंती में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे में अगर उसी दिन चुनाव होगा तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। कई लोग जो है, क्योंकि चुनाव आयोग की भी जो कोशिश रहती है कि उसमें अधिक से अधिक चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, मतदान होता है, उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें तो लोगों को कोई समस्या न हो, चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भूमिका हो। इसी को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव जो है वो 14 तारीख के बदले किसी और दिन में हो और इसी को लेकर के चुनाव आयोग जो है वो अपनी बैठक कर रही है। जी ना। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके ताल्लुक से भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से मुअत्तल किए गए हरक सिंह रावत
कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जराये के मुताबिक हरक सिंह के साथ 2 बीजेपी अरकान भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बागियाना तेवर इख्तियार करने के सबब बीजेपी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताएं कि हरक सिंह रावत ने 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पनाह ली थी, लेकिन बीजेपी में भी वो कई मौकों पर आला क़यादत की मुखालफत करते रहे। अब उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से ऐन कब्ल वो पुरानी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगणत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह जी से मिलना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज बात बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता। बिल्कुल, आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी, वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा, मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं, लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया, अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को भी दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूं ना, सबको समझता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पला जो उससे सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूं। कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। मुल्क में आज कोरोना के इतवार के मुकाबले मामले कम आए हैं। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और ये इतवार के मुकाबले 13,113 मामले कम हैं। इसी अरसे में 1,51,740 अफराद शिफायाब हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 385 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 16,56,341 हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209 हैं। दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं हरियाणा के, उनकी वजह से हरियाणा के जो है केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, तो राजनीति वाली बातें हैं। अब हम कहते रहे कि विदेश से आने की वजह से हुआ, ठीक है, बात खत्म हुई। अब मैं बताने लगूँ आपको कि हरियाणा के कितने लोग दिल्ली में रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज़ जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। सर, एक सवाल ये है कि कोरोना की वजह से दिल्ली में जो सरकारी अस्पतालों में ओपीडी है उसको कर्टेल किया गया है। अब सवाल ये है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइन कहती है कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए अगर आपको कोरोना टेस्ट कराना है। ओपीडी कम चल रही है, इस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, देखिए, 2 ही अस्पतालों में थोड़ी है कि जीटीबी और एलएनजेपी, बाकी जगह ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा वो भी क्या था कि उनको, हमारा प्लान ये था कि फुल्ली कोविड करना है, तो जरूरत नहीं पड़ी।
हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे कि भाई LNJP में हम 2500 बेड और GTB के अंदर हम 2000 बेड की तैयारी कर रहे थे, पर अभी भी दोनों में 750 बेड हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। 3-4 दिन देख के वो भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। क्योंकि ICMR की गाइडलाइन ये कहती है कि आप डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आइए, तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्राइवेट की तरफ रुझान करना पड़ रहा है। और जो आम लोग हैं जो आप ऐसा सुनिए टेस्ट हो गया, पैसे खर्च करने जिसको भी पॉजिटिव, जिसको भी कोई सिम्टम है किसी भी तरह का, कुछ नहीं पूछा जा रहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर उसको कोई भी खांसी है, जुकाम है, खराश है गले में, बुखार है, तो उससे कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगी जा रही, तभी किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि अब जो आंकड़े आप देख रहे हैं, पीक को लेकर एक स्टडी आई है कि दिल्ली में पीक निकल चुकी है, देश में पीक 23 जनवरी तक आ जाएगी, उसके बाद मामले कम होने लगेंगे, तो ये पीक को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ। हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। थैंक यू सर। जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के मामलों पर नजर रखी जा रही है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मामलों की रफ्तार पर नजर बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों में ये कोरोना के मामले कम ही आ रहे हैं। तो दिल्ली के वजीर से है सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कोरोना से मुतालिक तमाम तर सवालात के जवाब दिए। वहीं आंध्र प्रदेश काबीना आज कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की सदारत में आज रियासती काबीना की बेहद अहम मीटिंग है। रियासत में आज रात से नाइट कर्फ्यू का निफाज किया जा सकता है, तालीमी इदारों को बंद किया जा सकता है। वाज़ेह है कि आंध्रा में कोरोना और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के नए मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 4500 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले तकरीबन 27,000 हैं। सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। काफी अहम मीटिंग होने वाली है सीएम की और कोरोना के हवाले से नई गाइडलाइंस का निफाज हो सकता है, तफसीलात चाहेंगे। आज जो मीटिंग है वो बेहद अहम है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस जो इंक्रीज है लगातार 10 दिन से जो है ना करीब 16% जो है ना पॉजिटिव रेट आ गया है। तो इस वजह से जो है ना ये मीटिंग काफी अहम है। एक तरफ जहां गवर्नमेंट थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से जो हॉस्पिटल्स के इंतजामात और ऑक्सीजन के प्लांट्स और पूरे रेडी कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना के केसेस के मद्देनजर जो है ना स्कूलों को, जो तालीमी इदारे हैं, जो छोटे बच्चे और तालीमी बच्चे जो है ना उनके बंद करने की जो है ना डिमांड कल से चल रही है। जहां तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद जो है ना आंध्र प्रदेश में भी अब तालीमी इदारों को बंद करके ऑनलाइन के जरिए से उनको पढ़ाई चलाने की वही डिमांड रही है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल के तरफ से भी कई जमात जो है ना 11 बजे जो है ना मीटिंग शुरू होने वाली थी, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ जो इंतजामात है, कल से जो है ना नाइट कर्फ्यू को नाफिज किया जा रहा है। तो नाइट कर्फ्यू की तरफ से और जो रेस्टोरेंट और दीगर जो संक्रांति के त्योहार के मौके पर जहां बड़ी तादाद में लोग दूसरे हैदराबाद और तीसरे मकाम से आए, वो आज वापस जा रहे हैं। तो ऐसे मकामात, ऐसे सिचुएशन में जो है ना कोरोना फैलने का अंदेशा है। तो इस वजह से जो है ना ये मीटिंग अहम है, आज कुछ फैसला हो सकता है। मीटिंग में क्या कुछ नई गाइडलाइंस, कोरोना के उसूल ज़वाबित नाफिज किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसाक तमाम तर जानकारी के लिए। वहीं तेलंगाना में कोरोना के तकरीबन 2000 नए मामलों की तस्दीक हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र तेलंगाना में 30 जनवरी तक सभी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। आज केसीआर काबीना की अहम मीटिंग है और इस अहम मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम, आपसे जानना चाहेंगे आज काफी अहम केसीआर की मीटिंग होने वाली है, खासतौर पर जिस तरह से तेलंगाना में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उसको देखते हुए ये मीटिंग काफी अहम। हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल बहुत अहम मीटिंग काबीना की आज प्रगति भवन में मुनक़िद हो रही है। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में यहाँ पे ये तवक्को किया जा रहा है कि यहाँ पे काफी अहम फैसले कोविड
को लेके जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके उस पे कहीं अहम फैसले लिया जा सकता है। जैसा देख सकते हैं पड़ोसी रियासतों में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लेकिन अभी तक तेलंगाना में ना तो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, ना तो कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई मॉल में, कोई थिएटर्स में, किसी में अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं किए गए हैं। तो उसको भी देखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि इसमें काफी अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। और वैसे तालीमी इदारे मीटिंग होने वाली है, इसके ताल्लुक से कोई खबर? ठीक 2 बजे ये मीटिंग मुनक्किद हो रही है प्रगति भवन। जी, तो 2 बजे ये अहम मीटिंग केसीआर की क़यादत में होने वाली है। क्या कुछ कोरोना की नई गाइडलाइंस आ सकती हैं? तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में नामुमकिन नजर आने वाले काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। आइए एक नजर डालते हैं आनंद नरसिम्हन की पहली किस्म में शामिल तजम्मुल इस्लाम के साथ बातचीत पर। यंग जीनियस के इस सफर में हम कुछ ऐसे बच्चों से मिले जिनको देखकर ऐसा लगा कि काश हम में भी ये चमक होती, हम में भी ये हुनर होता, हम में भी ये जज्बा होता। एक ऐसी ही शख्स हैं, यंग जीनियस हैं, जम्मू कश्मीर से तजम्मुल इस्लाम। दूसरी बार किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी है तजम्मुल इस्लाम। तजम्मुल नमस्ते, हैप्पी 2022, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम बहुत अच्छी, बस थोड़ी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? ये वाला मतलब मेरा शूट सबसे वन ऑफ द बेस्ट शूट, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा वहां जाकर। एंड सारे बहुत हम्बल थे, काइंड थे, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी एंड बहुत अच्छा लगा जाकर, बहुत ही मस्ती भी करी। सो अच्छा लगा बहुत ज्यादा, नो वर्ड्स एक्चुअली, बोल नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा। मुझे याद है तजम्मुल, जब मैंने आपसे कहा कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट को आपसे मिलवाएंगे हम, तो आप पूरी तरह से शॉक हो गई थी। कैसा था वो मोमेंट? एक्चुअली आई एम स्टिल इन शॉक कि सच में क्या मैं मिली, मैं लवलीना मैम से मिली, तो मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर भी हुई मैम से, मोटिवेट हुई एंड उन्हें देखा, उनकी स्माइल बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मतलब लोग प्राउड फील करें मुझ पे भी कि नहीं, वो भी एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। वाह तजम्मुल, आप ऐसे ही करती रहें। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पोते सूर्यांश मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। पंडित बिरजू महाराज ने देवदास, डेर इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी मौसीकी दी। पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पंडित बिरजू महाराज और कथक एक दूसरे के लाजिम व मलजूम थे। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तानी फ़न और सकाफ़त को नई बुलंदी अदा की। उनके इंतकाल से फ़न के शोबे में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। उनके पसमानदगान, अजीज़ व क़ारिब और मद्दाहों से यगानगत का इजहार करता हूँ। वहीं मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर मग़मूम हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि खुसूसी सलाहियतों के हामिल कथक सम्राट पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल से गहरा दुख पहुंचा है। उनके इंतकाल से फ़न व सकाफ़त की दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ। उनके अहले पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार करता हूँ।
और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर अंजोगम का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि पंडित बिरजू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी रक्स के रियाज पे वक्फ कर दी। उनका जाना फन की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है। मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी और फिल्मी नगमनिकार इब्राहिम अश्क का कोरोना वायरस के सबब मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मीरा रोड के अस्पताल में इंतकाल हो गया। उन्होंने 71 बरस की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इब्राहिम अश्क ने शायरी, अफसाने, सहाफ़त और तनक़ीद में अपने कलम के जौहर खूब दिखाए। इब्राहिम अश्क काफ़ी लंबे अरसे से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। उन्होंने कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, जानशीन, एतबार समेत कई फिल्मों में यादगार नगमे तहरीर किए। नेपाल ने हिंदुस्तान से तामीराती काम रोकने की अपील की है। नेपाल ने लिपुलेख में सड़क कुशादगी के एकतरफा अमल को रोकने की मांग की है। नेपाल के वज़ीर इत्तलात व नशियात ज्ञानेंद्र कार्की का दावा है कि महाकाली नदी के मशरक़ी हिस्से में वाक़े लिपुलेख, लम्पैया धूरा और कालापानी का इलाका उसका अटूट हिस्सा है, लिहाजा हिंदुस्तान को सड़क की कुशादगी का काम फौरी रोक देना चाहिए। कार्की ने मजीद कहा कि कोई भी सरहदी तनाज़ा तारीख़ी दस्तावेज़ात, नक्शों और बाहमी ताल्लुकात के हकीकी रूह की रोशनी में हल करने पर नेपाल हुकूमत कारबंद है। ख्याल रहे कि लिपुलेख वो इलाका है जहाँ चीन, नेपाल और हिंदुस्तान की सरहदों से मुत्तसिल है। नेपाल का दावा है कि हिंदुस्तान ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादत खाने पर हमले और यरगमाल बनाने के मामले में बरतानिया से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की उम्रें बेहद कम हैं। इन्हें जनूबी मैनचेस्टर से दहशतगर्द मुखालिफ सेल ने गिरफ्तार किया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक यहूदी इबादत खाने में 4 अफराद को यरगमाल बनाने के मामले में कई घंटों की मशक्कत के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। FBI ने यरगमाल बनाने वाले को ठिकाने लगाया। 4 अफराद को बाहिफाजत उनके चंगुल से छुड़ाया गया। खेलों की दुनिया से अहम खबर, जोकोविच वीजा मनसूखी को चैलेंज करने की कानूनी लड़ाई हार गए हैं। इसके साथ ही वो फेडरर और नडाल को खिताब की दौड़ में मात देने का मौका फिर हार गए। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने जोकोविच के मुल्क में दाखिले पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।